Hello students, how are you? Today we are going to discuss or further our topic that we are discussing yesterday, Coulomb's law in vector form. देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कुल मिला करके, अगर आपको वेक्टर्स आते हैं, न्यूटन के लॉज आते हैं, तो कूलम भी बेसिकली न्यूटन के लॉज को आप जब भी पढ़ेंगे तो इसमें फॉर्मूला भले ही बदल गया है दो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का, मगर आप देखेंगे तो आप बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा लगाएंगे, उन्हीं को उसी तरीके से, क्योंकि ये न्यूटन के जो लॉज है पर्टिकुलर थर्ड लॉ को बिल्कुल ये फॉलो करता है। तो जब थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है तो जो फोर्सेस या जो भी बिहेवियर रहेगा वो ऑलमोस्ट आपको ये लगेगा कि यार ये तो न्यूटन के लॉज हैं। तो न्यूटन के जो एप्लीकेशन है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं प्लस वेक्टर अगर आपको आते हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ऑलमोस्ट हर तरीके की प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर की सोल्व कर पाओगे। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, कुछ एक टॉपिक हैं जो नए हो सकते हैं, जो नई बातें होंगी और वो भी अप्लाइड फिजिक्स के। अब मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, तो हम बात करते हैं अभी हाल फिलहाल कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको बस एक बात मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ वेक्टर को से डर के नहीं, इसको समझ करके काम करने की कोशिश कीजिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या था, जो हमने कल पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड बात सुन ली थी, वही बात यहाँ पर है। आपके चार्ज कोई स्पेस में रखे हुए हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम जब भी इनको कहेंगे कि भाई कहाँ रखे हुए हैं, तो हम इनको एक पोजीशन एलोकेट करेंगे या कोऑर्डिनेट एलोकेट कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि ये x1 और y1 पे रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, और दूसरा चार्ज हमारा x2 y2 पे रखा हुआ है। ये मैंने ऐसा बता दिया कि दो चार्जेस वहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन की इनकी सबकी ज़रूरत तो देखो पड़ती है, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ को लोकेट करना, किसी एड्रेस को पता करना, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करना है तो ऑफकोर्स आपको एड्रेस चाहिए, तो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। आपको जाना है, कहाँ जाना है ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे मामा के पास जाना है, लेकिन मामा की जो लोकेशन है वो तो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे किस दिशा में या किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। आपको युद्ध चल रहा है, वार चल रही है, आपको मिसाइल टारगेट करके किसी की तरफ एक आपके टारगेट की तरफ आप इस मिसाइल को छोड़ते हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि टारगेट की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन, आप सैटेलाइट भेज रहे हो, आपको सैटेलाइट भेजा तो आपको ये लोकेशन तो पता होनी चाहिए कि मैं इंडिया को इस वक्त पे सर्विलेंस कर रहा हूँ या उस चीज़ को कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोकेशन में एक मैंडेटरी मान सकते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने लोकेशन दे दी, अब आपने क्या किया कि यहाँ से दो वेक्टर बना लिए, वही पोजीशन वेक्टर, जो इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया इनकी डायरेक्शन या इनकी पोजीशन के बारे में पूरी तरीके से बताएगा कि ये किस तरफ है, कितना दूर है आपके ओरिजिन से, ठीक है। तो इन दो वेक्टर का नाम आपने R1 और R2 रख दिया। ये R1 और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर फॉर दीज चार्जेस। ये चार्ज आपका Q1 है और आपका ये चार्ज है Q2, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं। पहला कैसा? Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है Q2, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है F1 के ऊपर जो 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, और एक फोर्स आपको निकालना पड़ सकता है F21। भाई न्यूटन का पेयर है, ये इस पे लगा रहा है तो ये भी इस पे लगा रहा है, और हमें पता लग चुका है कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये बात भी समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलो लेट्स ट्राई टू, अब हमें पता है कि भाई ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, बस सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉजिटिव है दोनों। ये सॉरी नेगेटिव मान लेता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव रखे हुए अभी के लिए, तो क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए, बाकी आप किसी भी तरीके से इसको अप्लाई करोगे तो चलेगा ये। अब देखिए क्या हो रहा है, Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस टुवर्ड Q2 लगेगा, मतलब आपको ये वाला फोर्स की डायरेक्शन पता है कि ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। ये आपने एस्टिमेट इसका लगा लिया कि ये इस दिशा में होगा। अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है हमें, प्लस इसकी मैग्नीट्यूड भी लिखनी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है कि पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, F12। मैग्नीट्यूड को मैंने ऐसे दिखाया,
तो वो हमें पता है कि कूलम लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, के लिख देता हूँ इस कांस्टेंट को, Q1 Q2 बाय ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको मैं R मान लेता हूँ, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा उसका स्क्वायर। अब मुझे पता था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे हमने कल कहा, तो वो कितना आएगा इसके बीच का डिस्टेंस, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ गया, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर कर दूंगा तो ये मेरा हट जाएगा, इससे क्या स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे समझ में आ गई, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे डायरेक्शन का डिफाइन करना है, इसके लिए डायरेक्शन क्या है, तो मुझे डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए देखिए क्या करना पड़ रहा है इसमें। मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि F1 इंटू F2 ये वेक्टर मेरे को पता करना है। उससे पहले हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पता करनी थी, वो क्या, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5i जो है ये एक वेक्टर है जो x डायरेक्शन में था। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप इसके मैग्नीट्यूड को 1 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास जो वेक्टर निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। मतलब किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वेक्टर निकल कर के आएगा तो वो क्या होगा, हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर देखिए, आपको ये पता था कि हमने कल, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल हमने इस वेक्टर का कंपोनेंट निकाले कि ये क्या होगा टोटल वेक्टर। तो हमारे पास ये वेक्टर क्या निकल के आया था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हमारे पास कितना निकल गया था, r वेक्टर हमारा ये निकल करके आया था। ठीक है भैया, अब मुझे इसमें से यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इससे डिवाइड कर दूँगा इसके मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड कितना मेरे पास, x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, इसका सॉरी इसका मैग्नीट्यूड, इसको पूरे को अंडर रूट में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, r वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये बात समझ में आपको, ये क्या दे रहा है आपको, सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है। ये वेक्टर क्या दे रहा है, सिर्फ डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं r वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, r कैप से, किससे, r कैप से। ये हमें क्या दे रहा है बेसिकली, ये हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि ये डायरेक्शन इसकी इस तरीके की है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया, r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, r कैप से। तो अब हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं कि हमें पता लग गया कि ये तो सिर्फ क्या देता है, यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन देता है। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, F12 सॉरी वेक्टर ही लगाना हमें, कि Q1 Q2 बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर गुना में R कैप। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, R कैप लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का, कि आपने डायरेक्शन भी दे दी। R कैप क्या होगी, R कैप जो R कैप की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इस वेक्टर को आप डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, R वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। और R वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब है कि आपके पास F1 और 2 की वैल्यू की डायरेक्शन भी आ गई है, क्योंकि आपका F1 2 इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
तो आपको मेरी बात ये समझ में यहाँ पर ये समझना, कुल मिलाकर अगर नेट सेल की बात करूँ तो जो ये डायरेक्शन थी, आपको ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला पता था। तो कूलम लॉ ने क्या कहा कि कूलम लॉ ने कहा कि जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है उसी के अलोंग आपका फोर्स लगेगा। तो फोर्स जब आपने देखा तो अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और इस वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन पता लग जाए तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड तो आपने कूलम लॉ से डायरेक्टली निकाल ली। फिर आपने क्या कहा कि मैं इसकी डायरेक्शन निकाल लेता हूँ। डायरेक्शन किसकी निकालूँ? तो डायरेक्शन आपने कहा कि मैं आर की निकाल लेता हूँ और उसी डायरेक्शन को यहाँ पर रख देता हूँ। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन भी वही आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, ये करके कि भैया ये इस तरीके से आपका डायरेक्शन रहेगी फोर्स की। तो सेम वे से आप दूसरी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। वहाँ पर आपको क्या निकालना है? ये वेक्टर को मान के चलो R12 भी लिख देते हैं बुक से, ताकि ये क्लियरिटी हो जाए। R12 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 R21 क्या होगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप F21 को क्या लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से? K इंटू Q1 Q2 बाई R21 का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर आपने लिया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर आपने लिया R21 कैप। तो आपने ये डायरेक्शन लिख दी किसकी? F21 की। तो इस तरीके से आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर मेरे ख्याल से पहले आप इसके बारे में कमेंट मेरे को करके बताइए कि आपको यहाँ तक कोई इश्यू इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन और देखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। तो दोनों टॉपिकों को आपको जोड़ करके एक बार देखना। अगर आपको पोजिशनल वेक्टर समझ में आते हैं तो आपको ये भी ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।